नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान में हम एक पहल कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग बिंदुओं को समझते हुए कक्षाएं पढ़ेंगे और इनमें हम किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख समस्याएं जो आती है वो है, एक तो विद्यार्थियों के सामने समस्याएं रहती है कि मनोविज्ञान समझ में नहीं आती। दूसरी समस्या ये रहती है कि मनोविज्ञान में हमें चीजें याद नहीं होती है। और तीसरी समस्या ये रहती है कि याद भी हो जाती है, समझ में भी आ जाती है, पर जो प्रश्न हल करते हैं वो प्रश्न ऐसे लगते हैं जैसे हमारे पढ़े हुए मैटर में से नहीं आए। तो इसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सब का कारण ये होता है कि हम मनोविज्ञान को गहनता से नहीं समझते, उसके मूल स्वरूप से नहीं समझते। हम पढ़ते हैं, तथ्यों को याद रखते हैं, पर उनके पीछे की जो अवधारणा है, जो भाव है, उन्हें नहीं समझते। पहली बात तो अधिकतर विद्यार्थी मनोविज्ञान जहां से प्रारंभ करनी चाहिए वहां से प्रारंभ ही नहीं करते। मनोविज्ञान के लिए यह कहना कि मनोविज्ञान समझ में नहीं आती, ये बिल्कुल, ये मानो आप की असंगत बात है। क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा विषय है जो अपने जीवन से संबंधित है, और हमें अपने जीवन से संबंधित चीजें ही समझ में नहीं आ रही तो फिर ये तो आश्चर्य की बात है। चीजें तब समझ में आएगी मनोविज्ञान में जब हम उन्हें व्यवहारिक रूप में समझें, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में प्रश्न भी व्यवहारिक बनने लग गए। तो हम व्यवहारिक ही मनोविज्ञान सीखेंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो जानते भी हैं कि हम मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप से पढ़ते हैं। मैंने जो भी चीजें पढ़ाई ऑफलाइन जब भी बैच चले थे, व्यवहारिक रूप से पढ़ाई थी, उदाहरणों द्वारा समझाई थी। आज भी उसी प्रक्रिया को हम दोहराते हुए मनोविज्ञान सीखेंगे। आपके लिए मैंने जो जो बिंदु थे, इनमें तीन मुख्य बातें समझ में नहीं आती, याद नहीं होते या प्रश्न हल नहीं होते, इन तीनों में से एक भी बिंदु जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक में आपको क्लियर करवाऊंगा। शुरुआत करते हैं हम मनोविज्ञान के मूल अर्थ से। अधिकतर विद्यार्थियों को यही पता नहीं रहता मनोविज्ञान क्या है, इसमें किस प्रकार का अध्ययन करते हैं, क्या स्वरूप है इसका, उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान को मैं समझाने के लिए आपको पहले एक सामान्य जानकारी बता दूं। वो जानकारी है अपने कंप्यूटर से संबंधित। आपको आश्चर्य होगा कि ये कंप्यूटर क्या लेने आ गया। तो देखें, पूरी मनोविज्ञान समझने के लिए कंप्यूटर की दो चीजें मैं आपको सिखा दूं। एक तो है कंप्यूटर में हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमें मूर्त रूप में दिखाई देते हैं, वो तो होते हैं हार्डवेयर। इसके अलावा कंप्यूटर के अलावा अपन मोबाइल भी ले सकते हैं। इसके जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं। आप भी जानते हो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं मोबाइल में। इसी प्रकार इसकी तुलना हम मानव से करेंगे, और मानव में भी जो अपना शरीर है, अपने अंग है, हाथ है, पैर है, ये सब हम लेंगे हार्डवेयर के अंतर्गत। और अपना जो व्यवहार है, जो अपने मस्तिष्क की क्रियाएं हैं जो हमें दिखती नहीं है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं या कुछ चीजों को महसूस भी नहीं कर सकते, जैसे अपने सोचने का तरीका है, चिंतन है, हमें चीजें कैसे याद रहती है, किस प्रकार हमें चीजें समझ में आ जाती है, किस प्रकार हमारे अंदर तनाव आ जाता है, किस प्रकार दबाव आ जाता है, ये चीजें अपने आती है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। उससे तुलना कर सकते हैं। मैं
आपको व्यवहारिक मनोविज्ञान सिखाने के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वरना मनोविज्ञान में ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं होता, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। पर हमें हर चीज व्यवहारिक समझनी है। तो मैंने क्या कहा, अपना शरीर, उसको तो क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर। अपने सोचने समझने का जो तरीका है, व्यवहार करने का जो तरीका है, हमारे जो भाव है जो हमें नहीं दिखते, उनको किसके अंतर्गत लेंगे, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सुविधा के लिए। अब देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान जहां से निकला था वो शाखा भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर ही थी, यानी वो शाखा हमारे सॉफ्टवेयर का अध्ययन करती थी। हमारे जो सोचने समझने के तरीके, किसी भी चीज का अर्थ समझने के तरीके, वहीं से मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ था। और वो विषय है दर्शन शास्त्र। वहीं से मनोविज्ञान निकला था, दर्शन शास्त्र से। ये चीजें मैं आपको मौखिक बता रहा हूं, अभी अपना मनोविज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ है। मनोविज्ञान पढ़ने के लिए जो चीजें जरूरी है केवल वो बता रहा हूं मैं आपको। मनोविज्ञान कहां से निकला है, दर्शन शास्त्र से निकला है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मनोविज्ञान कहां से निकला है, दर्शन शास्त्र से। अब देखें, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कैसे निकला, ये समझने के पहले ये समझें कि दर्शन शास्त्र होता क्या है। देखिए, दर्शन शास्त्र जो है वो एक शाखा है, अध्ययन की शाखा है। इसमें व्यक्ति के जो सॉफ्टवेयर, जिसके लिए आपने प्रयोग किया है ना, जिस फंक्शन के लिए अपन ने सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है, उसका अध्ययन किया जाता है। पहले भी किया जाता था, अब भी है दर्शन शास्त्र। अब देखिए दोस्तों, इस दर्शन शास्त्र में मूल जो शब्द है वो है दर्शन। और दर्शन का अर्थ जो होता है वो है देखना। लेकिन यहां सामान्य देखना नहीं है, यहां हम लेंगे देखने का नजरिया। आप देख पा रहे हैं, दर्शन शास्त्र में मूल शब्द है दर्शन। देखिए, ये जो दर्शन शब्द है इसका अर्थ देखना न लेकर हम लेंगे देखने का नजरिया। समझते हैं, देखने का नजरिया यानी किसी चीज को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो है अपने देखने का नजरिया। देखिए कैसे है देखने का नजरिया। जैसे एक ट्यूबलाइट है, एक साधारण उदाहरण बता रहा हूं, नजरिया क्या है। एक ट्यूबलाइट है और मैंने अलग अलग विद्यार्थी लिए। पहले किसी विद्यार्थी से कहा कि इस ट्यूबलाइट के बारे में कुछ बोलो। उस विद्यार्थी ने कहा कि ये जो ट्यूबलाइट है ये एक वैज्ञानिक उपकरण है, या कहें कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस विद्यार्थी ने जिस नजरिए से इस ट्यूबलाइट को देखा है वो एक विज्ञान का दृष्टिकोण है, एक विज्ञान का नजरिया है। दूसरे विद्यार्थी से मैंने पूछा कि आप बताओ ट्यूबलाइट के बारे में कुछ। उस विद्यार्थी ने कहा कि ये जो ट्यूबलाइट है ये एक बेलनाकार उपकरण है, यानी उसने उसकी आकृति के बारे में चर्चा की। तो हम समझे कि यार इस विद्यार्थी का जो दृष्टिकोण है, इसका जो नजरिया है वो गणित के हिसाब से है। तीसरे विद्यार्थी से पूछा कि आप बताओ ट्यूबलाइट के बारे में कुछ। तो तीसरे विद्यार्थी ने कहा कि इस ट्यूबलाइट की जो खोज हुई थी वो इस सन में हुई। उसने कुछ बता दिया कि इस सन में ट्यूबलाइट की खोज हुई थी। तो हमने देखा कि यार इसका तो दृष्टिकोण इतिहास के हिसाब से है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले विद्यार्थी ने कहा कि ट्यूबलाइट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरे ने कहा कि ट्यूबलाइट की आकृति बेलनाकार है। तीसरे विद्यार्थी ने ट्यूबलाइट की खोज किस सन में हुई ये बताया। अब देखो, ट्यूबलाइट एक ही वस्तु थी, परंतु अलग अलग व्यक्तियों ने उस वस्तु के बारे में अलग अलग बातें कही। इसका कारण ही है व्यक्ति का नजरिया। यानी इस ट्यूबलाइट को देखने का तीनों विद्यार्थियों का जो नजरिया था वो अलग अलग था।
ठीक यही बात है अपने दर्शन शास्त्र के लिए। दर्शन शास्त्र में मुख्य शब्द है दर्शन। दर्शन का अर्थ है देखने का नजरिया, अर्थात ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम व्यक्ति के जीवन का नजरिया देखेंगे कि जीवन के प्रति उसका कैसा नजरिया है, कैसा दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति उसकी सोच कैसी है, या कहें कि वो जीवन को किस दृष्टिकोण से देखता है। आप भी जानते हैं सबके, जैसे आपने सुना होगा कि ये नास्तिक है, ये आस्तिक है, ये इस विचारधारा का है, ये इस विचारधारा का है। ये भी एक नजरिया ही है, क्योंकि सब जीवन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो मैंने बातें बताई है ये केवल मनोविज्ञान का मूल अर्थ समझने के लिए है। अभी ये मनोविज्ञान अपने प्रारंभ नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कैसे बना। तो देखें, हम देखें पहले तो था दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ। कुछ कुछ समानता दर्शन शास्त्र से रखता है मनोविज्ञान भी। अब जब ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था, तब हम बात करते थे कि दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता था। तो यहां दर्शन शास्त्र में एक शब्द प्रमुखता से प्रयोग होता था, वो था आत्मा। अधिकतर आत्मा शब्द का प्रयोग हम दर्शन शास्त्र में करते थे। इस कारण जब ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था, तब इसे कहते थे हम आत्मा का विज्ञान। अब इसका शाब्दिक अर्थ कैसे? तो देखें, यह मनोविज्ञान अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। इस कारण अरस्तु को इसका जनक भी कहते हैं। मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, वो है एक है साइकी और एक लोगस। इससे क्या बना था? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है साइकी और एक है लोगस। ये दोनों जो शब्द हैं ये किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। जो यूनान की बोली है, यूनान की भाषा है, इस कारण ग्रीक को क्या कहते हैं? यूनानी भी कहते हैं। यदि पूछें कि मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या है, तो हम कहेंगे मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या है? साइकोलॉजी। फिर कहा जाए कि साइकोलॉजी जो है वो किस भाषा के शब्दों से बना है, तो हम कहेंगे कि जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक को ही क्या कहते हैं? यूनानी कहते हैं। क्योंकि उस समय मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था, तो इसके अध्ययन जो क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में ये कार्य हो रहे थे, वो यूनान में पड़ता है। अब ग्रीक या यूनानी जो शब्दों से साइकोलॉजी बनाए, वो शब्द क्या है? तो देखें, एक तो है साइकी और एक है लोगस। एक बात मैं प्रमुख रूप से बता दूं दोस्तों, कि ये जो साइकी और लोगस हम चर्चा कर रहे हैं कि किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक या यूनानी। यदि प्रश्न ऐसा बने और विकल्प में ग्रीक या यूनानी न आए, तो कुछ मतों के अनुसार फिर हम इसको लेते हैं लैटिन भाषा के। हालांकि ये शब्द लैटिन के नहीं, परंतु प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि साइकोलॉजी जो है वो किस भाषा से बना है, और यदि विकल्प में ग्रीक या यूनानी नहीं है, तो फिर हम किसे प्राथमिकता देंगे? लैटिन भाषा को प्राथमिकता देंगे। अब साइकी लोगस का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ तो है आत्मा। साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोगस का अर्थ है विषय का अध्ययन। विषय का अध्ययन या कहें अध्ययन क्षेत्र, यानी किसी क्षेत्र में किसी विशेष विषय का अध्ययन किया जाता है तो वो लोगस कहलाता है। जैसे जिस क्षेत्र में गणित का अध्ययन करेंगे वही गणित के लिए लोगस हो जाएगा।
जिस क्षेत्र में हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे वही विज्ञान के लिए लोगोस हो जाएगा। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में हम साइकी यानी आत्मा का अध्ययन करेंगे वही आत्मा के लिए क्या हो जाएगा, लोगस। लोगस का अर्थ क्या है, विषय का अध्ययन। और दोनों शब्दों को जोड़ें, साइकी का अर्थ आत्मा भी जोड़ें और लोगस का अर्थ विषय का अध्ययन भी जोड़ें, तो दोनों मिलकर बनते हैं आत्मा के विषय का अध्ययन। क्या बनेगा, आत्मा के विषय का अध्ययन। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगस का अर्थ विषय का अध्ययन, दोनों मिले साइकी प्लस लोगस तो बना साइकोलॉजी। और हिंदी में दोनों का अर्थ जोड़कर देखें तो आत्मा के विषय का अध्ययन। विषय का अध्ययन के लिए हम शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं विज्ञान, यानी इसका अर्थ यह हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। और यहां से हमें यह समझ में आया कि जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था तो उसको क्या कहा गया, फिर आत्मा के विषय का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। और हमने अभी चर्चा भी की थी कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किसके समय अलग हुआ, तो वो थे अरस्तु। अरस्तु के समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। इस कारण अरस्तु ने भी कहा था, क्या कहा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो दो बातें, पहली बात, जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था तब मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहते थे, तो हम कहेंगे आत्मा का विज्ञान। और दूसरी बात हम जानते हैं कि अलग किसके समय हुआ, अरस्तु के समय। तो फिर इसी बात को दूसरे तरीके से कहें कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया, तो हम कहेंगे अरस्तु ने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। बातें क्लियर। अब मैंने कहा था कि हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, एक तो हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। मैंने चर्चा की पूरे मनोविज्ञान में काम आएंगे शब्द। सॉफ्टवेयर जो है हमारे कार्य करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, हमारे स्मरण है, चिंतन है, व्यवहार है, ये सभी सॉफ्टवेयर में आते हैं। और जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था तब उस सॉफ्टवेयर को ही क्या कहा गया, आत्मा। बात को समझे, जिस सॉफ्टवेयर का अध्ययन करना था उसको क्या कहा, आत्मा। यानी हम जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान में, अध्ययन तो एक ही विषय का करेंगे परंतु नाम आगे जाकर इनके अलग अलग हो जाएंगे। तो जब मनोविज्ञान उत्पत्ति में था तब ये आत्मा का विज्ञान था, यानी आत्मा के विषय का अध्ययन करते हैं, आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो हो गए दोस्तों दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति। पुनः एक बार देखें, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, एक तो है साइकी और एक है लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विषय का अध्ययन या विज्ञान। अर्थात प्रारंभ में मनोविज्ञान आत्मा के विषय का अध्ययन करता था, इस कारण इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। और अरस्तु ने भी क्या कहा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास। अब विकास क्या है समझे। हमने आत्मा का विज्ञान तो कह दिया, पर अलग अलग समय में इस मत को चेंज किया गया, बदला गया। जो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हम आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए आगे जाकर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे देखें मनोविज्ञान का विकास देखें तो प्रारंभ में इसे कहते थे आत्मा का विज्ञान। और ये जो मत था, यानी किस दौरान इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, यह कहा गया 16वीं शताब्दी के अंत तक।
यानी जब से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान है उसे कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। इस मत के समर्थक थे प्रमुख व्यक्ति अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। ये तीनों ही ग्रीक दर्शन शास्त्री थे। एक नाम और आता है डेकार्ते, किंतु अधिक महत्वपूर्ण ये तीन ही नाम है। ये सभी ग्रीक यानी कहे यूनान के दर्शन शास्त्री थे, और दर्शन शास्त्री थे तभी तो इन्होंने क्या कहा इसको, आत्मा का विज्ञान। किंतु देखो दोस्तों, 16वीं शताब्दी का अंत आते आते इस मत के ऊपर प्रश्न उठने लगे। प्रश्न कैसे उठे? प्रश्न इस कारण उठे क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आत्मा क्या है। क्या है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? इसका स्वरूप कैसा होता है? इसकी प्रकृति क्या होती है? विशेषता क्या होती है? आदि प्रश्न किसके लिए उठने लगे दोस्तों? आत्मा के लिए ये प्रश्न उठने लगे कि आत्मा क्या होती है, स्वरूप कैसा होता है, कैसी दिखती है आत्मा, इसकी विशेषता क्या है, आदि प्रश्न उठने लगे, और इन प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं मिला। तो 16वीं शताब्दी का अंत आते आते ये मत खारिज हो गया, ये मत निरस्त हो गया। यानी 16वीं शताब्दी के अंत तक फिर इसे आत्मा का विज्ञान कहना बंद कर दिया गया। फिर अगला मत आया मन का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क भी कह सकते हैं। अब 16वीं शताब्दी के अंत तक तो आत्मा का विज्ञान था। अगली शताब्दी आएगी 17वीं और 18वीं शताब्दी, इन 2 शताब्दियों तक मनोविज्ञान को कहा गया मन का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, इसमें मन का अध्ययन किया जाएगा। किंतु दोस्तों देखो, फिर वही दिक्कत आ गई। मन के लिए भी, इस मत के लिए भी ठीक वही प्रश्न उठने लगे जो आत्मा के लिए उठे थे। मन के लिए भी कहा जाने लगा कि मन का स्वरूप कैसा होता है, इसकी विशेषता क्या है, मन की प्रकृति क्या है, आदि प्रश्न उठने लगे। और जब इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला तो 18वीं शताब्दी के बाद यह मत भी खारिज हो गया। इसके जो समर्थक थे वो थे मुख्यतः पेस्टोलॉजी और जे.एस. रोज। जैसे पाम्पोनोजी भी आते हैं, और अपने मनोविज्ञान में ये 2 नाम ही अधिक काम आते हैं, तो हमने ये लिखे हैं पेस्टोलॉजी व जे.एस. रोज। तत्पश्चात देखिए दोस्तों, अगला जो मत आया वो आया चेतना का विज्ञान। यह आया 19वीं शताब्दी में। अब देखिए दोस्तों, चेतना क्या है? वैसे तो मैं ज्यादा विस्तृत अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ये एक अलग ही टॉपिक है, पर थोड़ा सार के रूप में बता दूं। चेतना हमारी जागृति है। जो इस समय हमारे मस्तिष्क में चल रहा है वो हमारी चेतना है। तो मस्तिष्क में जो चल रहा है, जिसे हम अनुभव कर पा रहे हैं, जो हमें सचेत रूप से याद है, वो चेतना है। अभी ज्यादा अर्थ नहीं समझना, अलग से पढ़ेंगे इसको। इसका जो प्रचलन था वो 19वीं शताब्दी में चला। इसके समर्थक थे विलियम उंट व जेम्स सली। जैसे और भी है विलियम जेम्स वगैरह, पर हम 2 ही नाम लिखेंगे, विलियम उंट और जेम्स सली। अब देखिए दोस्तों, चेतना का जो विज्ञान कहा गया इसको, ये मत खारिज हो गया था। इसका कारण समझे पहले। हमारे मन के 3 भाग माने जाते हैं। एक तो है चेतन, एक है अचेतन, और एक है अर्धचेतन। जो अभी हमारे दिमाग में चल रहा है वो है चेतन। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं वो सब चीजें आपके दिमाग में चल रही है,
आप सचेत रूप से उन्हें समझ रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। परंतु देखो दोस्तों, सारी चीजें हमारे दिमाग में चेतन अवस्था में नहीं रहती। मन के कुछ भाग या कहें कि अधिकतर जो भाग होता है वो होता है अचेतन मन, और उसकी बातें हमारे दिमाग में हमेशा नहीं चल रही होती है। जैसे अभी हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो मनोविज्ञान ही चल रहा है, तो ये हमारे चेतन मस्तिष्क में चल रहा है। पर आपने और भी विषय पढ़े, जैसे मान लो आपने गणित पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, जीके पढ़ी, अपने राजस्थान या इंडिया की जीके पढ़ी, और बहुत सी चीजें पढ़ी। क्या वो आपके दिमाग में नहीं है क्या? आप कहोगे निसंदेह हमारे दिमाग में है तो सही, पर अभी हमारे दिमाग में वो नहीं चल रही है। ये सब चीजें हमें याद तो है, पर अभी हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसा अभी हमारे जो दिमाग में है वो ना तो गणित चल रही है, न विज्ञान चल रही है, भले ही हमारे दिमाग में सब कुछ है, तो वो है कहाँ? वही है हमारा अचेतन मन। यानी वर्तमान में हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो चेतन है। इसके अलावा जो हमें बहुत सी चीजें याद रहती है, बहुत सी चीजें, बहुत सी घटनाएं याद है, वो सभी हमारे मन के जिस भाग में संग्रहित है वो है अचेतन मन। इसके अलावा इन दोनों के बीच आता है अर्धचेतन। कुछ बातें ऐसी होती है जो चेतन में भी नहीं होती, अचेतन में भी नहीं होती, बीच में अटक जाती है, वो है अर्धचेतन। जैसे मैंने किसी से दो का पहाड़ा सुना, बच्चा दो का पहाड़ा सुना रहा है, उसे याद भी है, पर वो सुनाते सुनाते अटक गया और कुछ देर अटकने के बाद उसने पूरा पहाड़ा सुना भी दिया। तो वो अटका क्यों था? क्योंकि जो पहाड़े की जानकारी थी वो उसके अचेतन मन में थी। उस पहाड़े को सुनाने के लिए उसने उस जानकारी को निकाल कर कहाँ लाया गया? चेतन भाग में। और बीच में जब भूल जाते हैं चीजों को तो वो होती है अर्धचेतन। मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैंने केवल सार के रूप में बताया है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन पे हमें ध्यान अभी नहीं देना है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि चेतना का विज्ञान जो है उसके लिए ये प्रश्न उठने लगे कि आप चेतना की तो भाग की बात कर रहे हो, पर मन में तो अचेतन या अर्धचेतन भी होते हैं भाग, तो उसकी चर्चा तो कर ही नहीं रहा है मनोविज्ञान। भाई आप चेतन शब्द की चर्चा कर रहे हो तो अचेतन और अर्धचेतन की चर्चा कौन करेगा? वो भी तो मनोविज्ञान के भाग हैं। इस कारण इस मत को भी अमान्य घोषित कर दिया या इस मत को भी खारिज कर दिया। फिर अगला मत आया व्यवहार का विज्ञान। ये चला 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक। इसके जो समर्थक हैं वो है वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, और वर्तमान के अपने जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं अधिकतर वो किस मत के समर्थक हैं? व्यवहार के विज्ञान के समर्थक हैं। इस व्यवहार के विज्ञान में क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में मैं फिर कह रहा हूं, वही अलग अलग मतों में वही हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। हमारे मस्तिष्क में जो फंक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे सोचने का तरीका है, वो सब हमारे व्यवहार में आते हैं और ये हमारी अनुभूति से चलता है। तो ये अंतिम मत था व्यवहार का विज्ञान, और ये मत ही अभी प्रचलित है। इसको अभी तक किसी ने खारिज नहीं किया है। 20वीं शताब्दी से अभी तक चल रहा है। वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर इसके समर्थक हैं। विस्तृत अध्ययन भी करेंगे हम आगे। व्यवहार का जो विज्ञान, इसकी जो शाखा है उसका अध्ययन करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, जब चेतना का विज्ञान हमने कहा था तो उससे संबंधित एक जानकारी निकल कर आती है। मैकडूगल जो है, विलियम मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, ये आपको नाम मिल सकता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी,
कि पेज नंबर 16 पृष्ठ 16 पर इस चेतना शब्द की क्या की थी, आलोचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। प्रश्न बन सकता है किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना शब्द की आलोचना की, विलियम मैकडूगल, या पूछे कि विलियम मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में चेतना शब्द की आलोचना की, तो वो पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। इन्होंने इस शब्द को बुरा बताया था। मैकडूगल ने कहा था कि चेतना एक बुरा शब्द है और दुर्भाग्य की बात है कि यह मनोविज्ञान के लिए प्रयुक्त हो गया। तो दोस्तों ये अलग अलग पदों में हमने मनोविज्ञान का विकास समझा। 4 मत आए, अंतिम मत अभी चल रहा है। अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान है, विकल्प मिले आत्मा का विज्ञान, विकल्प बी मिले मन का विज्ञान, सी मिले चेतना का विज्ञान और डी मिले व्यवहार का विज्ञान, तो वर्तमान के संदर्भ में अपना सही उत्तर होगा व्यवहार का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यही बातें हैं। इसके अलावा वुडवर्थ ने कहा भी था, वुडवर्थ ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने जो बात कही उसमें पूरे मनोविज्ञान का विकास ही क्लियर हो गया। क्या कहा उसने कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन का त्याग किया। क्या? मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना भी चली गई और अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह परिभाषा पूरे विकास को समझा देगी। दोबारा समझें। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को छोड़ा, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना भी चली गई और अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि ये जो चारों मत हैं ये क्रम से याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय, जैसे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आत्मा के बाद चेतना है या मन है, तो इसके लिए एक ट्रिक आप लिख सकते हैं। अपने राजस्थान में जैसे होते हैं ना, कोई नवविवाहित होते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो ट्रिक के लिए बता रहा हूँ मैं, एक घटना ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मनोविज्ञान से इसका संबंध है। तो उन्होंने पूछा पत्नी से कि काय चावे, तो पत्नी बोली कि मारे तो आम चावे। पत्नी ने कहा कि आम चावे, अपने राजस्थानी में बोला। तो यहां से देखें, आ से तो आत्मा का विज्ञान पहला मत, मां से मन का विज्ञान दूसरा मत, च से चेतना का विज्ञान तीसरा मत और वे से व्यवहार का विज्ञान चौथा मत। इससे आप इसको क्रम से याद रख सकते हैं। बाकी वुडवर्थ की परिभाषा मैंने बताई, फिर बता रहा हूं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को छोड़ा, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना भी चली गई और अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान की आज हमने उत्पत्ति समझी, मनोविज्ञान का विकास समझा, और भी हम अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं जो अपने एनसीईआरटी की या अपने आरबीएससी की बुक से वहां से भी प्रश्न बनते हैं, उन बिंदुओं को भी क्लियर करेंगे और अच्छे से समझते हुए क्लियर करेंगे। विश्वास रखिए दोस्तों, मनोविज्ञान आपको बहुत ही आसान विषय लगेगा यदि आप सारे वीडियो अपने देखते हैं। सुरभि क्लासेज नाम से अपना जो चैनल है यूट्यूब, उस पे सारे वीडियो देखें। ये बूस्टर डोज नाम से आपको मिलेंगे। अलग अलग जो बिंदु हैं एक क्रम से पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा हम शिक्षण विधियां भी लेंगे। और विद्यार्थी, जैसे ही हमने ऑनलाइन प्रारंभ किया तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नियमित रूप से पढ़ाओ आप, तो ईश्वर ने चाहा तो वो भी करेंगे। मनोविज्ञान की नियमित कक्षाएं भी स्टार्ट करेंगे आपके ऑनलाइन, बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं। और यदि आप मनोविज्ञान के अपने नोट्स लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए निःशुल्क आपको
उपलब्ध हो जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल सुरभि क्लासेज सुल्तानपुर नाम से। तो वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और भी विषयों के नोट्स मिलेंगे, शिक्षण विधियों को भी आपके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले कक्षा में नए टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद।